जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम सीडीपी का 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। पहला, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण। तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का 4 चरण दिया था, जिसमें से पहला चरण था संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जिसे संवेगी गामक अवस्था, इंद्रिय पेशी अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा चरण था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा चरण था ठोस संक्रियात्मक अवस्था और चौथा चरण था औपचारिक संक्रियाएं। नेक्स्ट, संवेदी गत्यात्मक अवस्था की आयु। तो ये पहली अवस्था थी और इसकी आयु 0 से 2 वर्ष थी। नेक्स्ट देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषताएं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बालक में पाया जाता है और इसकी मुख्य विशेषताएं हैं आत्म केंद्रिका, जिसे अहम केंद्रिता भी कहा जाता है, स्व केंद्रिता भी कहा जाता है। बच्चा खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। नेक्स्ट है संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। तो संरक्षण की अवधारणा ये ठोस संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है, जो कि तीसरी अवस्था होती है। इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट, उल्टा सोचना रिवर्सिबिलिटी किस अवस्था की विशेषता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है कि अगर 5 धन 4 बराबर 9 होगा तो 4 धन 5 बराबर भी 9 ही होगा। नेक्स्ट, तर्क किस अवस्था में विकसित होती है। तो लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था ठोस संक्रियात्मक अवस्था या तीसरी अवस्था को कहा जाता है, जिसमें बच्चा लॉजिक ढूंढना प्रारंभ कर देता है। अगर बच्चे को कहा जाए कि पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो तुरंत उसके माइंड में आएगा कि बच्चे के दिमाग में तुरंत ये आंसर आएगा कि ऑक्सीजन मिलती है इससे, इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषताएं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था है और इसकी मुख्य विशेषता है अमूर्त सोच। जो वस्तु वास्तविक नहीं है, सामने में नहीं रखी है, उसके बारे में भी बालक सोचना आरंभ कर देता है, जिसे अमूर्त सोच, अमूर्त चिंतन कहा जाता है। नेक्स्ट, प्याजे के अनुसार ज्ञान किससे विकसित होता है। तो प्याजे के अनुसार ज्ञान क्रिया और अनुभव से विकसित होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्कीमा क्या है। स्कीमा सोच का ढांचा है। समायोजन का अर्थ होगा नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करना, पुराने स्कीमा को नई जानकारी में बदलना, याद करना या बोलना। तो समायोजन का अर्थ होगा पुराने स्कीमा को नई जानकारी के अनुसार बदलना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं समाकलन का अर्थ। तो समाकलन का अर्थ होगा नई जानकारी का समावेश करना, समाकलन करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, आत्म केंद्रित भाषण किस अवस्था में होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब 2 से 7 वर्ष में आत्म केंद्रित का गुण आ जाता है बच्चे में। अब देखते हैं कोहलबर्ग का सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है। भाषा विकास, नैतिक विकास, भावनात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास।
अभी संज्ञानात्मक विकास हम देखें तो उसमें प्याजे का नाम आएगा। संज्ञानात्मक विकास जहाँ भी आएगा मतलब प्याजे। नैतिक विकास मतलब कोहलबर्ग। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास से संबंधित है कोहलबर्ग। अगला, कोहलबर्ग का पहला स्तर। कोहलबर्ग का पहला स्तर क्या था? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व परंपरागत स्तर। नेक्स्ट, पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चा दंड पुरस्कार से प्रभावित होता है, समाज के नियम मानता है, नैतिकता समझता है या अमूर्त सोचता है। तो पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चा दंड और पुरस्कार से प्रभावित होता है। अगर बच्चे को डरा दिया जाए, किसी चीज़ का भय दिखाया जाए तो तुरंत वो काम करना बंद कर देगा। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर बच्चे को लालच दिया जाए कि अगर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा लड़का अच्छी लड़की किस चरण से? दंड, आज्ञा पालन, अच्छा बच्चा उन्मुख, सामाजिक अनुबंध, सार्वभौमिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, अच्छा बच्चा उन्मुख। कानून और व्यवस्था किस चरण में आता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, परंपरागत अवस्था में कानून और व्यवस्था आता है। नेक्स्ट, सामाजिक अनुबंध किस स्तर में? कोहलबर्ग की अवस्थाएं अगर पढ़े होंगे तो उसमें सामाजिक अनुबंध का वर्णन किया गया है, जिसमें उत्तर परंपरागत अवस्था में ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोहलबर्ग सिद्धांत का आधार। कोहलबर्ग सिद्धांत का आधार क्या था? चिंतन, व्यवहार, दंड, परिलक्षित। चिंतन उसका आधार था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, कोहलबर्ग की तीसरी अवस्था में बच्चा क्या करता है? कानून मानता है, दंड से डरता है, नियम तोड़ता है या कोई कारण नहीं रहता, बिना कारण कोई कारण ही नहीं रहता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कानून मानना स्टार्ट कर देता है बच्चा। नैतिक द्वंद्व किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया था। नैतिकता का सिद्धांत, नैतिक जहाँ भी नैतिकता से रिलेटेड आएगा उसमें कोहलबर्ग का नाम सर्वप्रथम आएगा। नेक्स्ट, कोहलबर्ग में उच्चतम स्तर। कोहलबर्ग में उच्चतम स्तर, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्च परंपरागत स्तर। स्किनर, अब नेक्स्ट थ्योरी स्किनर से रिलेटेड है। तो स्किनर ने चूहे के ऊपर प्रयोग किया था, जिसे क्रिया प्रसुप्त सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत भी कहा जाता है, एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। नेक्स्ट, स्किनर बॉक्स किससे अध्ययन में प्रयुक्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए, सीखने का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्यवहार पर नियंत्रण किससे होता है? सोच से, पुरस्कार या दंड से, तर्क से या अनुभव से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुरस्कार या दंड से होता है। नेक्स्ट, प्रचालन अनुबंधन में मुख्य तत्व। ऑप्शन नंबर सी, सुदृढ़ीकरण। सकारात्मक प्रोत्साहन कौन सा है? प्रशंसा, डांटना, दंड या उपैसा? प्रशंसा एक सकारात्मक प्रोत्साहन है, बाकी सब नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट, नकारात्मक प्रोत्साहन का अर्थ होगा प्रतिकूल चीज हटाना, दंड, मदद या सिखाना। तो प्रतिकूल चीज हटाना एक नकारात्मक प्रोत्साहन होगा, दंड प्रोत्साहन नहीं होगा, मदद और सिखाना तो सकारात्मक में आएगा।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकूल चीज हटाना होगा। दंड का प्रभाव, दंड का प्रभाव पड़ता है, सीखने में वृद्धि आता है, सीखने में कमी आती है, प्रेरणा बढ़ती है या समझ बढ़ती है। तो किसी भी बच्चे को दंड देंगे तो सीखने में कमी आएगी। डर के कारण बच्चा स्कूल जाना ही बंद कर देते हैं कई बच्चे तो। नेक्स्ट, रूपांतरण किससे जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। व्यवहार संशोधन किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहार संशोधन ऑप्शन नंबर ए, प्रचालन अनुबंधन, इस सिद्धांत पर आधारित है। स्किनर ने किस पर प्रयोग किए? कुत्ता, कबूतर, बिल्ली, बंदर। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया था, तो इसका राइट आंसर कबूतर आएगा। कुत्ते के ऊपर पॉलर ने प्रयोग किया था, बिल्ली के ऊपर थॉर्नडाइक ने किया था और बंदर के ऊपर किसने किया था? कोहलबर्ग ने, कोहलर ने किया था, कोहलर ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत सोच, परीक्षा त्रुटि, संज्ञानात्मक या नैतिक? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत इसमें से आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। भूल और त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है और थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्ली, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था इसने। नेक्स्ट देखते हैं, थॉर्नडाइक का पहला नियम। थॉर्नडाइक ने टोटल कितने नियम दिए थे? आप कमेंट कीजिए। उसमें से 3 नियम था जो 3 नियम दिए थे वो मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम दिए थे। तो थॉर्नडाइक का पहला नियम था ऑप्शन नंबर ए, तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का नियम। नेक्स्ट, सफल प्रतिक्रियाएं दोहराई जाती है, यह किसका नियम है? सफल प्रतिक्रियाएं दोहराई जाती है, ये प्रभाव का नियम है। नेक्स्ट देखते हैं, अभ्यास का नियम, जितना दोहराए उतना सीखना, दंड से सीखना, आनुवांशिक या कोई नहीं। तो अभ्यास के नियम में आएगा जितना ज़्यादा क्रिया को दोहराएंगे उतना ज़्यादा सीखना, जितना अभ्यास होगा उतना ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने के अनुसार सीखना धीरे धीरे होता है, एकदम होता है, अचानक होता है या बिना अभ्यास के होता है? तो थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना जो है वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे अनुभव से सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न और भूल, सीखने वाले वैज्ञानिक। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने दिया था ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। पजल बॉक्स किसका प्रयोग? तो ये जो प्रयोग है वो थॉर्नडाइक का था, पजल बॉक्स वाला। नेक्स्ट देखते हैं, पावलॉव ने किस पर प्रयोग किया? अब आ गया पावलॉव का सिद्धांत। तो पावलॉव का सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग किया गया था, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पावलॉव का सिद्धांत, इसे और कौन से नाम से जाना जाता है पावलॉव के सिद्धांत को? तो इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, घंटी किस प्रकार का उद्दीपन है? पावलॉव के प्रयोग में कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाया जाता था, तो फिर कुत्ते का आदत हो गया था कि घंटी बजेगी मतलब भोजन मिलेगा, तो फिर उसका लार निकल जाता था लालच के कारण। घंटी क्या है? एक उद्दीपन है, तो ये कंडीशनल है, घंटी बजने पर लार निकालना कंडीशनल है।
इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, CS, कंडीशनल स्टिमुलेस। लार का स्त्राव, यह क्या है? उद्दीपन, प्रतिक्रिया, दंड या पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लार का स्त्राव एक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं, पावलोव का सिद्धांत का उपयोग आदत निर्माण, परीक्षा, मोटिवेशन या नैतिकता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आदत के निर्माण में होता है इसका उपयोग। नेक्स्ट, उद्दीपन सामान्यीकरण का उदाहरण है घंटी, समान घंटी पर प्रतिक्रिया, नई भाषा, अभ्यास या नैतिकता? ऑप्शन नंबर ए, समान घंटी पर प्रतिक्रिया। अगला, एक्सटिनेशन का अर्थ प्रतिक्रिया समाप्त होना, प्रतिक्रिया बढ़ना, सीखना तेज या पुनर्बलन? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया का समाप्त होना। रिकंडीशनिंग का अर्थ दोबारा सीखना, दंड देना, नियम बनाना या सामाजिक सीखना? तो इसका अर्थ आएगा दोबारा सीखना। नेक्स्ट देखते हैं, विकास की प्रमुख विशेषता निरंतरता, अचानक, एक समान या एक जैसा? तो विकास की प्रमुख विशेषता निरंतरता होती है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना किस प्रकार का है? स्थायी परिवर्तन, जन्मजात, प्राकृतिक या आकस्मिक? सीखना जो है वो स्थायी परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। बालक अपने परिवेश की नकल करता है, यह सिद्धांत से मेल खाता है? अवलोकन, अधिगम, अंतर्दृष्टि, संरचनावाद, प्रयास त्रुटि? नेक्स्ट, सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? नेक्स्ट देखते हैं, ये दो क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।